सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के दिन की हम सबसे बड़ी डेवलपमेंट के साथ। आज पाक फौज ने निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के मामले में मुदाखलत समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये कहा गया कि पाक आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है। केस के पस मंजर की अगर हम बात करें तो निजी हाउसिंग स्कीम के मालिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स किए थे कि साबिक DGISI और उनके मावनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतालिका फोरम से रुजू करें। 15 नवंबर 2023 को केस के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। और आज तकरीबन 9 माह बाद साबिक DGISI के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का फाइनली आगाज कर दिया गया। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि ये पिछली जो कोर्ट मार्शल है इसकी कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या पैगाम है, और ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का हम देख रहे हैं कि इदारों के अंदर ये जो मामलात हैं ये कितना अच्छा पोस्चर कर रहा है। इन मामलात पर बात करने के लिए डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर दानिश बजरिया वीडियो लिंक कराची से मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शरासी पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान आप हमें तज्जिया भी पेश करेंगे इस मामले पर। आगाज़ करते हैं अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये मामलात आप देखते रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये किसी साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल, ये बेसिकली पैगाम क्या है, किस तरह से देख रहे हैं मामला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आमना बीबी। बात यह है कि इससे पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जिनको जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई थी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का हुकूमत का तख्ता पलट दिया था परवेज मुशर्रफ ने। उसके बाद जनरल साहब को, क्योंकि वो एक सियासी नौयत का मामला था, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का जो है वो बाकायदा कोर्ट मार्शल हुआ और उनके नाम के साथ जनरल का लफ्ज जो है वो भी हटा दिया गया। लेकिन वो एक फ़र्क मामला था, ये एक फ़र्क मामला है, ये एक फाइनेंशियल मामला है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ का मामला है। इसके अंदर जाहिर है एक जब सीनियर अफसर जब ये काम करता है तो वो खुद तो जाता नहीं है, उसका जाहिर है वो किसी के ज़रिए एग्जीक्यूशन जो है उसका अमल दरामद जो है वो करवाता है। और इसके अंदर 3 ब्रिगेडियर अफसरान, जिनके अंदर एक ब्रिगेडियर नईम, एक गुलाम रसूल और एक गालिबन तीसरे कोई और हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, और इनको बाकायदा चार्जशीट किया गया। और टॉप सिटी के मालिक ने ये 2017 का केस है, उसके अंदर उन्होंने बात की और उन्होंने अपने जो CCTV कैमरे की फुटेज और दीगर जो चीज़ें हैं, जो कन्वर्सेशंस हैं एक्सेट्रा, वो सारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही मजबूत और जामे केस पेश किया। लेकिन क्योंकि जनरल साहब उस टाइम पे हाजिर सर्विस थे और अहम ओहदे के ऊपर वो फाइज थे, इसलिए जो है वो मामलात जो है वो आगे ना बढ़ पाए। उसके बाद जो है वो मामलात तो चलते रहे, और जाहिर है एक दफ़ा कानून का पहिया जो है वो घूम जाए तो वो घूम जाता है। अब अफवाज पाकिस्तान का ये खासा है कि उसने माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो है वो अपने एक सीनियर अफसर को जो है वो ना सिर्फ तहवील में लिया है, बल्कि उन्होंने फील्ड कोर्ट मार्शल जो है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसकी इब्तदा हुई है। अफवाज में 3 किस्म के कोर्ट मार्शल होते हैं। एक वो कोर्ट मार्शल होता है जो कर्नल की सतह के ऊपर होता है और कर्नल को मैजिस्ट्रेट का इख्तियार दिया जाता है और वो यूनिट के हवाले से जो रेजिमेंटल के मामलात होते हैं उसके अंदर वो अपना कोर्ट मार्शल कर सकता है। दूसरा फिर मामलात आता है जिसको फील्ड कोर्ट मार्शल कहा जाता है, और फिर एक आता है
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। इसके अंदर ये वही फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है जो अभी हमने 9 मई के बाद जो है लाहौर के कोर कमांडर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखी, जिसके अंदर हमने देखा कि 17 अफसर समेत एक लेफ्टिनेंट जनरल को घर जाना पड़ा। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो हम देखते हैं कि जनरल बाजवा के दौर के अंदर मुतअद्दिद जर्नलों को और अफसरान को सजा हुई, जिनके अंदर एक ब्रिगेडियर रिजवान राजा थे जिनको एस्पियनाज केस के अंदर बाकायदा सजाए मौत सुनाई गई, और जनरल जो थे जावेद इकबाल साहब, उनको बाकायदा जो है वो कहा गया कि जनाब ये जनरल जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको उम्र सजाएं सुनाई गई। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और हम चलते हैं जनरल राहील शरीफ के दौर में। तो जनरल राहील शरीफ के दौर में 5 मेजर जनरल्स को और एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है वो सजा आती है, और उससे पहले जनरल कियानी के और उससे पहले जो है एडमिरल मंसूर उल हक जो कि नेवी के सरबराह थे, उनको बाकायदा हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके अमेरिका से इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाता है। अब देखना यह है कि ये सारे मामले के अंदर जो है वो हम जो है आज की सूरत हाल को देखें। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनको तकरीबन 1.25 साल हुआ है रिटायर हुए, और उनका जो लीव पेंडिंग रिटायरमेंट था वो खत्म हुआ तकरीबन 3 माह पहले, मार्च के अंदर उनका लीव पेंडिंग रिटायरमेंट खत्म हुआ। इन्होंने इस्तीफा दिया था जनरल जो, क्योंकि ये 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक है, और जब आर्मी चीफ बन गए जनरल आसिम मुनीर साहब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इस तरह मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, और उसमें जनरल उस टाइम पे अजहर अब्बास साहब जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, तो वो भी 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स से थे। ये एक रवायत है, और ये कैंडिडेट भी थे टॉप मिलिट्री ऑफिस के लिए। जी बहुत जी बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट थे, इनका नाम बड़ा मजबूती से लिया जा रहा था। ये डीजीसी के जरिए इन्होंने अपनी जो है शोहरत पाई, और फिर जो फैजाबाद धरना केस था उसके अंदर जो है इनका नाम आया, और फिर ये एजुटेंट जनरल के तौर पर आ गए। उसके बाद ये है ISI के सरबराह आ गए, और फिर ये ऑपरेशनल कोर पेशावर के अंदर जो है तैनात हो गए। वहां भी जो है एक वाकया हुआ जिसके अंदर तालिबान के साथ बातचीत का हुआ। तो ये मैं लुबे लुबाब ये कहूंगा कि इस केस को आसान ना समझें, इसके अंदर जो है वो बहुत इसका एक पेंडोरा बॉक्स है, बड़े मामला तो ताने बाने जो है वो सिर्फ टॉप सीटिंग के साथ नहीं होंगे, ये एक से एक इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, इसमें पॉलिटिशियंस, इसके अंदर जो माजी की हुकूमत और इसके अंदर बहुत से मामला है। एग्जैक्टली मैं यही उसके अंदर से लोगों को जी मैं यही सुनना चाह रही थी कि इनकी भी इंक्वायरी की जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। डॉक्टर साहब ये जिस तरह से वो भी कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट जस्ट ये आपका टॉप सिटी वाला मामला, और भी मैटर्स बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून बारहा इल्ज़ामात लगाती रही लेकिन अदालत का रुख नहीं किया। एक तो नंबर 1 ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 9 मई के वाक़यात से भी जोड़ा जाता रहा कि जी प्लानिंग में कहीं ना कहीं इनका हाथ था। सर किस तरह से देख रहे हैं ये अभी आगे जाके मामला किस जाने मजीद जाएगा और होने क्या वाला है? देखिए ये जो मैटर है ये प्योरली जो है ना वो आर्मी का मैटर है, इसको आप सिविलियन की तरफ ना लाएं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में माजी में ज़ाहिर है कोर्ट मार्शल होते रहे हैं, कई लोगों की कोर्ट मार्शल है, एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। आपको पता है कि उसमें जो ज्यूरी होती है उस ज्यूरी की ताल्लुक 12 जजेस से लेकर वो 4 जजेस, मेनली 5 से 4 जजेस जो होते हैं वो इसकी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन ये आपके उसकी वो करते हैं, आपका ज्यूरिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो जनरल फैज साहब थे, इनका ये केस था करप्शन का, और इस सिलसिले में इनके भाई के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। उनकी तरफ से ये कहना था कि एक औरत की ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने उसको सपोर्ट दी है, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जाहिर है बहुत सारे एक्शंस हुए। आपको पता होगा कि जनरल फैज के हवाले से जो करप्शन के 4-5 केसेस में थे, उसमें एक सीक्रेट फंड का भी केस था जो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी है आपके आर्मी के पास, लेकिन जाहिर है उसकी फाइंडिंग्स में अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसके ऊपर एक्शन हो। और आपको पता है DGISI कोई मामूली पोस्ट तो होती नहीं है, आर्मी चीफ सेकंड होती है, और सीक्रेट फंड्स को यूज़ करने का पावर उसके पास इख्तियार होता है। एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन ये एक एलिगेशंस था जो कि लगाया गया, आपके 2017 का केस था, और फिर 2023 के 30 रुकनी बेंच ने, अदालत ने ये केस देखा
इस केस को स्टडी किया और इसमें जो शवाहिद सामने आए उस पर अदालत के जो रिमार्क्स है वो ये हैं कि ये एक सीरियस केस है और इस केस को सुना जाए। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस को, अगर ये जो कंप्लेनेंट है ये अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं तो उनकी ये कंप्लेन सुनी जाएगी। चुनांचे ये केस जो है वो 3 रुकनी बेंच ने डिस्पोज ऑफ किया और ये केस चला गया आपके डिफेंस मिनिस्ट्री में, जहां आर्मी ने फिर इस केस में मेजर जनरल और 2 ब्रिगेडियर के अंडर इसको इन्वेस्टिगेट किया। हालांकि उनके साथ 7 अराकीन और भी थे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड MI और ISI के थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन जो मेजर जनरल थे जो इसके चेयरमैन थे उन्होंने उसमें इनको ये तमाम फाइंडिंग्स मिली जो ऑलरेडी उस जो ओनर था उसने पुटअप किया था। और ये जो कहा जा रहा था कि कोई मुजदा नामी कोई खातून है उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके केस थे, तो वो चीज़ की नफ़ी मिली। और फिर जब ये केस इस्टेब्लिश हुआ इंक्वायरी में, आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के यहाँ जैक ब्रांच भी होता है, उनका कोर्ट मार्शल भी होता है, उनका ज्यूरी भी होता है, उनका एक अटॉर्नी जनरल, उनका अपना एक एहतसाब का तरीक़ेकार है जो माजी में करते रहे। अभी रिसेंटली आपने कर्नल साहब का सुना होगा। इसके अलावा लेकिन इस पोजीशन पे बैठे हुए ये पहली बार है। बेतहाशा नाम है, मैं चाहूँ तो अभी ले लूँ तो आपको गूगल से भी मिल जाता है, ये नाम सारे मौजूद होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 3 जनरल और 2 ब्रिगेडियर के साथ 7 अराकीन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इसमें जो मेजर फाइंडिंग आई है वो ये है कि उसमें जनाब उस वक्त के DG ISI के साथ जो हैं तकरीबन 3 ब्रिगेडियर, 2 आपके मेजर इन्वॉल्व हैं और उनकी अभी जो फर्दर इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी रुकी नहीं है, ये इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है, वो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन क्योंकि फाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो इसको फिर कोर्ट मार्शल में लाया गया है। अब जाहिर है कि कोर्ट मार्शल में ये अपने डिफेंस में जाएंगे जनरल फैज। अब इसका पॉलिटिकल ताल्लुक, सियासी ताल्लुक, सर ये हम नहीं बना रहे, पॉलिटिकल ताल्लुक जो है ये जब आके सियासतदान ही इसको उधर चला जाए। सेनेटर फैसल वाडा साहब आके टीवी पर बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी मजीद लोग आएंगे कटहरे में, 9 मई के साथ मामला जुड़े हुए हैं, पॉलिटिसाइज तो उसको खुद किया जा रहा है ना। तो मैं तो इसलिए इस पे आपका एनालिसिस मांगा। आर्मी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है, उसका अपना एक तरीका एहतसाब का है, कोर्ट मार्शल है। अगर उसको कोई फाइंडिंग्स मिलेगी तो वो हुकूमत को भेज देगी कि ये लोग और भी इन्वॉल्वमेंट। जाहिर है टॉप सिटी में जनरल जो आपके फैज हमीद हैं वो अकेले खड़े होकर तो नहीं होंगे ना, उसमें डिप्टी कमिश्नर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मेजर मसला ये था कि आर्मी ने अपना एहतसाब का तरीक़ेकार रखा हुआ है और वो करती रही है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आर्मी के ऊपर तो इल्ज़ाम आता है कि जनाब आप एहतसाब जनाब सियासतदान का भी होता है, ब्यूरोक्रेसी भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जजेस हैं जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हैं, जो पाकिस्तान के आइन की पामाली करते हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसकी बुनियाद पर तमाम इंस्टीट्यूशंस में नहीं है बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, जब आइन में उनकी सजा भी मौतर है, कितने आप बताएं कि जस्टिस को जो है वो आपने जो है वो उनके साथ कार्रवाई की है। अभी हालिया 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है वो भी गैर आईनी है। मैं नहीं कह रहा, 2 रुकनी बेंच के इख्तलाफी नोट पे मौजूद है। जस्टिस आपके आसिफ से मेजोरिटी एक साइड पे खड़ी है ना, 2 रुकनी बेंच का इख्तलाफी नोट जरूर है, वो 2 लोगों की राय है। चले ये मामला दूसरी जानिब जा रहा है, अब हम अगले पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक मैसेज तो आ गया कि जी हर इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए और ख़ास तौर पे आर्मी इस मामले को जिस तरह से देख रही है कि जी एक इस पोजीशन पे बैठे हुए शख्स की अकाउंटेबिलिटी अब होने जा रही है। आज उनको तहवील में भी ले लिया गया। सारे मामलात को आपका तज्जिया क्या है, इसमें इंडिकेशन, इम्प्रेशन या पोस्चरिंग, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत से लोगों से हमने बात की, लोगों को बहुत इस बात पे इत्मीनान है कि आर्मी ने एक मैसेज दिया है कि एहतसाब, हम मुबर्रा नहीं है एहतसाब से, हमारा कोई बंदा गलत करेगा वो इसमें आएगा।
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। आप तो ये किसी सूरत में भी जो है हमें आवाज़ नहीं आ रही, कभी बच नहीं पाएगा, कभी बच नहीं पाएगी। तो बात ये है कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। अब मुझे जो आप देखें कि टॉप सिटी, मैं इत्तेफाक करता हूँ हमारे जो पैनलिस्ट हैं कि टॉप सिटी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। टॉप सिटी तो ठीक है, वो होगा और उसमें बताएंगे कि अगर एक बंदे ने गलत किया है और हम में से है वो उसको जाएगा। लेकिन अगर आपने ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही काबिल गौर हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने डिसिप्लिन की संगीन गलतियां भी की हैं, मुतअद्दिद बार, यानी कि एक मोर देन वंस उन्होंने की है। अब उसमें भी बहुत सी चीज़ें आएंगी और ये एहतसाब ब्यूरो नहीं है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है, ये सूबे के जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वो नहीं है, ये कोई और अदारा नहीं है कि वो उसमें करते करते दरमियान में पुलिस जो है वो कुछ चीज़ें वो ना करें और उसके बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं। मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत कुछ पहले से एविडेंस कलेक्ट किया जा चुका है और उसके बाद उन्होंने उस पर हाथ डाला कि जो कल को कोई ये ना कहे कि ख़ुद उनके अजीज़ रिश्तेदार रिटायर्ड जो फ़ौज के लोग हैं वो ये ना कहें कि ये गलत हो रहा है, ये पॉलिटिकल बुनियाद पर हो रहा है, ये किसी और उसको सज़ा दी जा रही है किसी चीज़ की। नहीं, बहुत कुछ उनके हाथ में आ गया है और उन चीज़ों को शायद अभी आया नहीं किया। उनको सिर्फ कहा गया है कि टॉप सिटी जो है वो हाउसिंग स्कीम है, उसकी में होगा, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर एक तरीका कार है फौज का, अलग मैटर्स में भी मामला थे और वो चीज़ें आगे आके सामने आएंगी। आप ये कह रहे हैं कि ये टॉप सिटी वाला मामला जो इनिशियली ब्रिंग अप किया गया। जी नहीं, मेरा तो बिल्कुल मेरा ये यकीन है कि टॉप सिटी के अलावा बहुत सा एविडेंस उनके पास है, इसीलिए उन्होंने हाथ डाला है। वरना वो वैसे कह देते कि आप यहीं रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं आप जाएंगे नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी बहुत अरसे से चल रही थी। अगर आप देखें मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, इवन रिटायर्ड फ़ौज के लोग आए हैं, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं, सियासतदान ने भी दिए हैं, सहाफ़ी, एंकर पर्सन, उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। तो उसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहुत पहले से ये इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी, और शायद एक आध अखबार ने छापा भी है कुछ दिन पहले कि जी इंक्वायरी और ये सारा कुछ। तो वो इंक्वायरी उनके पास एविडेंस एनफ आ गया है, उसके बाद उन्होंने हाथ डाला और उसके बाद ये सज़ा ज़रूर होगी। सज़ा की नोयत क्या होती है, जुर्म पे जो इर्तिकाब किया गया है उस पर डिपेंड करता है। समरी ऑफ एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में एविडेंस इतना है कि समरी ऑफ एविडेंस होगा और उसके बाद क्या है कि उनके रैंक्स वापस लिए जाएंगे, मरात वापस लिए जाएंगे, उनको कैद, और कैद कितना ये डिपेंड करता है किस तरह वो करेंगे। जी ठीक है। शाह साहब, एक और मामला भी तो था ना, फैज़ाबाद धरना केस। आज राना सनाउल्लाह साहब TV पर इस हवाले से बात भी कर रहे थे कि जी मैनेज किया गया लोगों को वहाँ पर और ये सारे मामला हैं। तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग, मामला और आगे जाएंगे और भी मैटर्स इसमें खुलेंगे और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी सामने आएगी। आमना, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब ने कहा और अब्दुल्ला गुल भाई ने कहा, मैं जो प्रेस रिलीज मेरी नज़र से गुजरी है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, मेरा ज़रा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। लेकिन इसमें सोचना ये है कि ISPR जो प्रेस रिलीज है वो डिक्लेयर कर रही है कि इनको हमने स्पेशली टॉप सिटी केस के अंदर जो है वो इसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं हमें, और कर किसके कहने पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकमेंडेशन पे या उनकी कहने के ऊपर करें। एक तो अब ये मामला हुआ, बेशक उस फौज का अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर है और वो उसके ऊपर काम करेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये एक हिस्ट्री है, पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को सजाएं होती हैं और पता चल जाता है। सिर्फ हमारे पास एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि इनका कोर्ट मार्शल हुआ, इनका फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ, जनरल मार्शल हुआ। यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप फैज़ाबाद धरना केस जो था वो इंडिविजुअल के डिसीजन तो नहीं होते। उससे बड़े अब राना सनाउल्लाह साहब और हम में से हर शख्स, वो अगर बांग्लादेश का मामला होता है तो अपने हिसाब से फितवा दे के वो उधर मोड़ देता है। हमारी सियासी जमातों को आपने देखा, जो रूलिंग जमात थी उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब ये बांग्लादेश का जो मामला है ये फलां के साथ ऐसा होगा। जो अपोजिशन की जमात है उन्होंने अपनी एक जस्टिफिकेशन दी।
तो अब क्या हम ये अज्यूम कर लें कि जनरल फैज साहब जो है ISI के चीफ के तौर पे वो अफगानिस्तान गए और चाय की प्याली पीते रहे, तो वो अकेले उठ के रात को शायद उनको ख्वाब आया वो चले गए। तालिबान के साथ बातचीत भी अब इनडायरेक्टली उसके साथ जोड़ी जा रही है कि उन्होंने उनसे भी की और उन मिलिटेंट्स को वो लेके आए, क्या उन्होंने अकेले किया। दूसरा जो हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करें, जो बीइंग DGISI जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए, ही वाज बाउंड टू डू इट। एक बाकायदा मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है वो काम जो है वो होता है, और उन्होंने वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये सारे काम किए। मैं ये नहीं समझता कि उन चीज़ों को आप इसके साथ लिंक करते हैं। वो उनका एक अपना एक प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर था कि जिस तरीके से वो निज़ाम चलाता है मिलिट्री के अंदर। बेशक पावरफुल आदमी होता है DGISI आर्मी चीफ के बाद, और जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है टॉप सिटी वाला मामला अगर करप्शन का है, बेशक उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो एविडेंस है ऑडियो विजुअल क्या वो जस्टिफाइड है, और फैज साहब को सजा क्या हो। जब आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया, हाँ अगर उसके अंदर कोई ऐसे मामला है कि जनरल फैज साहब ने ओवर स्टेप किया हो, अपनी मर्जी से जाकर कुछ किया हो, तो फिर तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन उसको ओन ना करे तो फिर एक अलग बात। तीसरा जो मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो शायद उसके खिलाफ हो सकता है। बहरहाल मेरे सियासतदान, अगर आप देखें आपका डिफेंस मिनिस्टर साबिक आर्मी चीफ का नाम ले रहा है, कभी DGISI का नाम ले रहा है, तो क्या आप ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फिर अगर बाकी चीजों को साथ पेंडोरा बॉक्स खोल के लिंक करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि आर्मी चीफ के अंडर तो आता है DGISI जी, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी आता है, तो क्या ये तमाम चीजें वो अकेले में तो नहीं करता रहा। अब रहा टॉप सिटी का मामला, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि कोई इतना बड़ा ऑफिसर खुद बाय फिजिकल अपीयरेंस जाके किसी तरह डील करता है, ना करप्शन करता है, उनके नीचे जो मैकेनिज्म होगा, सेटअप होगा, आप देखेंगे कि 3 ब्रिगेडियर 2 मेजर, जाहिर बात है तमाम चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब क्या ये ओवरऑल प्रोसेस जो आपने शुरू किया है बाकी बड़े अफसर्स तक भी जाएगा, और क्या इसको पॉलिटिसाइज करके एक कोर्ट मार्शल होगा? ये मतलब मेरे ख्याल से हमें देखिए तबसरा हम करना अपनी जगह पे, लेकिन अगर ये फौज के हाथ में, फौज का इंटरनल मामला है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, वो सजा का तयन करेंगे, मेरे ख्याल में उस पर स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर आऊंगा ISPR की प्रेसिडेंट के ऊपर, वो यही कहती है कि जनाब हमने टॉप सिटी के अंदर इनको कोर्ट मार्शल इनका कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल करप्शन का मामला हुआ, अगर आप बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर या जो फौज के इंतजामी मामला के अंदर जाके देख सकते हैं, यदि सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते रहे, वो अफगानिस्तान के तालिबान वापस लेके आ गए, तो आप इनमें उनको सजाएं दे रहे हैं, उसको पता है फिर तो तमाम इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी गलत थी। एक चीज है मेरे ख्याल में, शायद मेरे पैनलिस्ट साथी इत्तेफाक करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसके अंदर एक जनरल या ISI का वो बेशक उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो अकेले डिसीजन नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि टॉप सिटी का मामला अलग देखा जाएगा। हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी एविडेंशियल चीजें नजर आए जिसमें उन्होंने ओवर स्टेप किया है, तो अगर फिर कोई सजा देती है तो वो हमारे सामने आ जाएगी। चलें, ओके जी, आपका इस पर टेक आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि यौम नौजवान मनाया जा रहा है, यूथ डे। नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इसी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो UNDP सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का निसफ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यूथ बल्ज कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुल्क के हालात से यही यूथ इस कदर नाउमीद है कि हर कीमत पर बैरून मुल्क जाना चाहती है। इन नौजवानों में सिर्फ मजदूर तबका ही नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, यानी स्किलफुल जो हमारी यूथ है, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, वो शामिल हैं। अगर मुख्तलिफ सर्वेस पर हम नज़र डालें तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें 96% पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज़ में मौजूद हैं। हालिया गैलप सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से 14% को यहाँ अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जा बसे हैं, जबकि 2024 में अब तक 7,89,837 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। तो ये रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की। इतने बड़े नंबर में
यूथ आखिर पाकिस्तान से क्यों जा रही है और क्यों मायूस हो चुकी है, ये ब्रेन ड्रेन को कह सकते हैं। ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। मैं आगाज़ करूंगी, शाह साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? हमना रियलिस्टिकली देखा जाए तो क्या पॉलिसीज है हमारी स्किल लेबर के लिए, यूथ के लिए, और जो इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से जो लोग निकल के आ रहे हैं उनके पास चॉइसेस क्या है। अगर आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान से लेके अब तक, इवन आपके जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं, अगर उसका आप सर्वे देखें या आपकी जो पीजीएमएस सर्विसेज देखें तो उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% ऐसे नौजवान नजर आएंगे जो कि कहीं हम कह सकते हैं ना कि नॉट दे डोंट बिलोंग टू सम वेल ऑफ फैमिलीज या अशराफिया के साथ उनका लिंक नहीं। जंग आज़ादी से पहले जिस तरीके से एक क्लास ने यहाँ पे ताज बरतानिया से जो है वो अपने ही लोगों को मरवाने के बदले जो मरात हासिल की, जागीरें हासिल की, कोई खानवादे बने, कोई जागीरदार बने, कोई जो है वो इवन आप देख लें कि बहुत सारे गदी नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वहां से अगर आप देखें उन्हीं की एक नस्ल है वो है जो कि रूल करती है। अब एक आपकी रूलिंग क्लास हो गई, रूलिंग क्लास जाहिर बात है कि उनको आप किसी भी तरीके से जो है वो जाहिर बात है कि अगर बाप बादशाह होगा तो बेटा वजीर आजम बन रहा है। इसी तरह ये एक सिलसिला चल रहा है। यही आपकी ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है, यही आपके बाकी इवन आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स और जहाँ पे आपके पढ़ा लिखा तबका है तो वो एक लेगेसी चलती आ रही है, इनहेरिटेड जल्दी पुष्टि जो है आप उन चीजों के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपके पास जो आम नौजवान है, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट में भी आपका तकरीबन सारा नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वहाँ पे काम करती रही है। कोई मजदूर था, कोई दिहाड़ीदार था, कोई दुकानों में चौकीदारी करते रहे। अब आपकी जो स्किल्ड लेबर जा रही है ये कितनी खतरनाक बात। अब देखिए आपके इंजीनियर जा रहे हैं, कितना मुश्किल से बनता है। मैं एक डेटा आपके साथ अगर केपी का शेयर करूं तो तकरीबन कम से कम यहाँ पे 50 to 60% जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ था ना वो बड़े बड़े अस्पतालों से रिजाइन करके सब यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर वो कम से कम एक जो बच्ची है वो 15-15, 18-18 लाख रुपए जो है माहाना सैलरी ले रही है। यहाँ आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमेशा जो है वो आपके जो हुकूमतें हैं उनके टारगेट या उनकी जो पॉलिसीज है वो ओरिएंटेड नहीं रही टुवर्ड्स द यूथ। आप उनको बिल्कुल चंदे दे सकते हैं, आप उनको स्कॉलरशिप ऑफर करें, लेकिन आप उनके लिए कोई ऐसा निजाम पता नहीं कर सके जहां वो सिक्योर महसूस करें। तो आपके पास मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप इंडस्ट्री बैठी हुई है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब है नहीं, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपकी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या जो अकरबा परवरी है एग्जाम से लेकर और नौकरियां लेने तक, तो मेरे ख्याल में हमारी यूथ को इतना मायूस कर चुकी है कि ना प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी है ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। मेरे ख्याल में मुझे तो ये कुछ वजूहत नजर आ रही है जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो शायद बेहतर मुस्तकबिल और अपनी सर्वाइवल के लिए पाए। जुल्फिकार साहब, आज वजीर आजम साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, यूथ के रिलेटेड ही ये इवेंट था, और उसमें उन्होंने ये बात की जी, चाइना जाके तकाजा की है कि जी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेट किया जाए हमारे स्टूडेंट्स को, आईटी के लिए दरवाजे खोले जाएं ताकि लोग सीखें और ये मामला आगे बढ़े। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी यूथ, लेकिन बाहर से अगर वो पढ़कर भी आते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करेंगे, वो माहौल बनाएंगे तो यहाँ पर काम करेंगे। लोग तो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, वो चाहे यहाँ से पढ़े लिखे लोग हों या बाहर से पढ़ कर आ रहे हों। मामला तो ये है कि आपने यहाँ पे वो माहौल नहीं दिया जिसमें वो अर्न कर सकें। आमना, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले ये 3-4 साल में या 2 साल में 3 साल में जो हमारी इकनॉमिक पोजीशन रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रही है, उसकी वजह से, और होता यही है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त जनरल मुशर्रफ को बार बार ये कहना पड़ा कि मैं अपने यूथ से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, ना भागें, ना जाएं, बाहर ना जाएं, यहीं रहें। ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान उन मुल्कों में है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हैं जो यूरोपियन, हर साल कितने यूरोपियन चोरी छुपे स्मगल के रास्तों से बलूचिस्तान, हम बलूचिस्तान में बैठे हैं, हमें पता है कि एक वो क्या कहते हैं, एक आंट बी की तरह एक लाइन लगी होती है कि जब वो पकड़े जाते हैं इधर आके मजिस्ट्रेट की अदालतों के सामने चक्कर लगा रहे होते हैं कि उनकी ज़मानतें हो रही होती हैं। इसी तरह चोरी छुपे जब इस तरह जा रहे होते हैं और उसके बाद वो वापस पुश बैक करते हैं इनको। ये अब हर दौर में ये हुआ है, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, ये ज़रूर होता है।
अब इस वक्त आपके डॉलर की कीमत, आपकी वो एक्सचेंज रेट देख लें, आप सऊदीज़ के साथ कंपेयर कर लें, आप कतर के साथ कर लें, आप उसके अफ़गानिस्तान के साथ कर लें, आप चाइनीज़ उसके RMB के साथ कर लें, तो ये चीज़ें लोगों को नज़र आता है कि अगर फिर एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर देखें कि इसके कोविड-19 के बाद बहुत सी अमवात हुई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। कल तक आपको इस कोविड-19 से पहले आपको जर्मनी का वीज़ा जो है, विज़िट वीज़ा आपको देने के लिए तैयार नहीं थे। वो 100 किस्म के उससे चीज़ें आपसे मांगते थे, फिर आपके जरिए आप जाते थे। अब जर्मनी का वीज़ा जो है बड़ा आसानी से बहुत आसानी से लेकिन आपको मिल जाता है, और अभी उनको लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। ये मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान केयरटेकर गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जो फिगर हमारे पास आए हैं, जिस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बता रहे हैं कि $7,000-6,000 जो है वो आपको जो है इसमें मिलता है, नर्सिंग के उसमें, कुकिंग में, नर्सिंग में, जो एजेड लोगों को संभालने के लिए, केयर उसको करने के लिए उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। प्लम्बर, एक सब इंजीनियर की तनख्वाह जो है वो 15,000 10,000 जो है रियाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी यही है कि मैं यहाँ रहूँगा, मेरे 1 लाख तनख्वाह होगी, 1 लाख तनख्वाह में होता क्या है, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसमें देख ले। तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है, और लोग इस बात से नहीं रुकेंगे। लोगों के अगर यहाँ पर कल स्टेबल होता है, रुपया स्टेबल होता है और उसकी इतनी तनख्वाह मिलती है, वो कभी नहीं जाएंगे वो। लेकिन जब उनको मिल रहा है, आप आज भी लास्ट मेरी बात यह है कि आप नौजवानों को देखें जो MBA, सिंपल MBA किया, उनकी तनख्वाहें जो हैं आज भी 2-2 साल के बाद जो है 12-12, 14-14 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं। CA जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वो 25-30 लाख रुपए कमा रहा है। तो मुझे बताएं कि वो तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए कि वो जाते हैं और लोग जाते हैं। जी अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आते हैं, आप तो चूँकि चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान हैं, इन मामलों को करीब से जानते हैं, क्या किया जा सकता है बेसिकली फौरी तौर पे कि जो इतनी बड़ी तादाद में, अगर 24 के उठा लें तो अब तक 7,89,000 और 2024 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इतने लोग बाहर जा चुके हैं। ये डिप्रेशन या ये जो इस वक्त एक मायूसी का माहौल है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है फौरी तौर पे? देखिए, ओवरकम तो एक ही तरीके से किया जा सकता है कि आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल में, अभी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से फैक्ट्स बताए गए, 25% इंडस्ट्री बंद हो गई और एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिबेट मिलता था, अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये आप सिर्फ दूसरे मुल्कों से जाके कह रहे हैं कि जी आप इनको, हमारे बच्चियों को जो है वो दाखिले दें, ये ऐसी फजूल बातें हैं। आप जो है वो अभी किसी नौजवान को लगाएं। राना मशहूद साहब जो हैं वो उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनको नौजवान कह तो नहीं सकते, तो फिर नौजवान किसी को आना चाहिए ना, ताकि अपने नौजवानों पे भरोसा करें, उनको बताएं। पाकिस्तान में 65% से कम उम्र जो लोग हैं, वो 65% जो लोग हैं वो 30 साल से कम उम्र है, और उसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा, देखें जर्मनी की बात हुई, 5 लाख नौकरियां मुझे जर्मन एम्बेसडर ने बताया कि उन्होंने इस साल खोली हैं। 2 लाख नौकरियां जो हैं वो इस टाइम पे रोमानिया के अंदर है। मैं मिनिस्टर से और इनसे मिलता रहता हूं, खासतौर पे जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं। आज भी मैं पोर्चुगल के एम्बेसडर से मिल के आया। अब जो वो 1 साल के बाद सिर्फ इंटरव्यू की जो दरख्वास्त है, यानी कि अपॉइंटमेंट, वो दे रहे हैं। पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, यूरोप का कोई मुल्क ले लें, अमेरिका का ले लें, बरतानिया ले लें, कोई जगह मिल नहीं रही। आपको 1-1 साल का इंटरव्यू का टाइम दिया जाता है। यानी कि इस लेवल के ऊपर लोग अपने पैसे लगा रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं, उधार ले रहे हैं, घर बेच रहे हैं और अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। 72% वो लोग हैं, अब जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया उसके मुताबिक जो गुर्बत से नीचे रह रहे हैं
मिडिल क्लास एलिमिनेट हो गया। मैं इस बात से इत्तफाक राय रखता हूँ। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील हैं, वो आज उनको दुनिया के अंदर, कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में और जापान के अंदर अभी 30,000 नौकरियां आई हैं। आप मुझे बताएं, वहाँ स्किल्ड लेबर चाहिए है, वहाँ लोगों को हुनरमंद चाहिए हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को वहाँ तरजीह दी जाती है। आपके मुल्क में लाकानूनियत है, दहशतगर्दी जो है वो 60% बढ़ गई है। नौजवान को आपने क्या दिया? वक्त कम है, मैं अगले पैनलिस्ट से आपने नौजवान अभी अरशद जो हमारा जेवलिन थ्रो के अंदर जो लेके आया कौमी, एक बांस के जरिए वो बेचारा करता रहा, और अभी यहाँ सारे लोग जो है वो क्रेडिट उसका लेने के बहुत टैलेंट बेपनाह टैलेंट है, लेकिन एग्जैक्टली उसको उजागर करना, उसको सामने लेकर आना, ये एक बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, अब ये डिसअपॉइंटमेंट, ये जो रिजेक्शन है, इसको खत्म कैसे करना? मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ, टाइम बचा देता हूँ आपका। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पता नहीं चला कि आज हमारे पैनलिस्ट में अब्दुल्ला गुल एक बड़ा नाम है, जनरल अमीर गुल साहब के साहबजादे हैं। पहली दफ़ा गुफ्तगू में समझ में नहीं आया कि अब्दुल्ला गुल कौन है। अब्दुल्ला गुल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के पैनल में वो हमारे साथ हैं, और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। अब रही बात आपके सवाल की, और वो ये कि देखिए, आपने एक सर्वे पढ़ दिया है, सिंपल सा सर्वे आया हुआ है। आप रिसर्च करें ना, जाए ना, आप रिसर्च करें। 25 लाख अफराद हर साल भारत छोड़ के माइग्रेट करते हैं। आप तो 8 लाख करते हैं ना हर साल, वो 25 लाख करते हैं। और 2015 से लेकर सर आबादी के तनासुब से है ना, हम तो अपनी बात करेंगे, वहाँ आबादी भी बहुत बड़ी है जी। आबादी के लिहाज से देखेंगे तो वहाँ पर इकोनॉमी भी देख लीजिए, 650 अरब बिलियन डॉलर जो है उसकी रिजर्व है। यार कंपैरिजन, ऐसी आबादी देख लेते हैं। अच्छा। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें एज भी देखते हैं, उसमें आबादी भी देखते हैं, उसमें इकोनॉमी भी देखते हैं, उसमें प्रोडक्शन भी देखते हैं। पॉइंट बीइंग के कुछ रिसर्च में तादाद में, पाकिस्तान में इस तादाद में माजी की निस्बत इजाफा क्यों हुआ? पहले काउंटर सवाल उठाने से पहले ये देखा करें कि आया सिर्फ एक आबादी मसला है, तो फिर 650 बिलियन डॉलर का भारत है भाई। बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबके लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सरकारी लेवल पर अब 2015 में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी ना, हम कहते हैं 2021 और 22 में चले वो भी अच्छी, इमरान खान तो बहुत चीखते हैं अच्छी थी, तो फिर क्यों नहीं माइग्रेट कर रहे थे लोग 4-4, 5-5, 6-6 लाख हर साल। 2015 से लेके 2023 तक जो है वो तकरीबन 60 लाख गए। तो अब हम सिर्फ इकोनॉमी देखते हैं, हम हर चीज। अगर आप कह रही हैं टाइम मेरे पास कम है तो मैं बंद कर देता हूं। सर बिल्कुल, वक्त आपसे माजरत चाहूंगी मैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अदा करूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।